19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए कि उसके लिए उसकी इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देश की जनता। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं, एक डेमोक्रेटिकली रन ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिकली रन ऑर्गेनाइजेशन, और एक होती हैं ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशंस। जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अंदर सामंजस्य से और लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत ऑर्गेनाइजेशन या देश को चलाया जाता है। सबके अपने रोल्स होते हैं और सब लोग अपने अपने रोल्स के हिसाब से काम करते हैं। कोई मंत्री होता है तो मंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति होता है, और सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन सबको काम करने का अधिकार होता है। ये डेमोक्रेटिकली रन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, ब्यूरोक्रेटिकली रन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या सरकारें होती हैं, वहां पर सब कुछ डिपेंडेंट होता है सरकार के मुखिया पर। जैसे आपने देखा नॉर्थ कोरिया में होता है, रूस में होता है, चीन में होता है। ऐसा अमेरिका में नहीं होता, ऐसा यूके में नहीं होता, ऐसा भारत में भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेटिकली रन ऑर्गेनाइजेशंस थे, डेमोक्रेटिकली रन ऑर्गेनाइजेशंस थे। और हमारे देश के अंदर जो अलग अलग संस्थाएं बनाई गई थी, चाहे वो जुडिशरी बनाई गई थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, चाहे वो पॉलिटिकल लोग थे, चाहे वो जर्नलिस्ट थे, ये चार स्तंभ बनाए गए थे जो एक दूसरे को बैलेंस भी करते थे और एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे, कंट्रोल करते थे, चेक एंड बैलेंस था। लेकिन जब ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो सब ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना महत्व छोड़ देते हैं, उनका महत्व खत्म हो जाता है। जो जर्नलिस्ट हैं उनकी मजबूरी होती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, व्यूअर्स है नहीं, पैसा मिल नहीं रहा, ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं रही, बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्होंने खड़ी कर ली हैं, तो उनको सरकार के दरवाजे पे जाके मत्था टेकना पड़ता है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी डर के सहम जाती है, और वो जो राजनीतिक आका उसको चाहते हैं अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो भी सरकार के सामने मत्था टेक देते हैं। और जुडिशरी भी, जो लोअर जुडिशरी है वो डर जाती है, और जो हायर जुडिशरी है वो तो वहां तक तो मामले बहुत कम पहुंचते हैं, लेकिन तब भी उसकी ये डिपेंड करता है कि चीफ जस्टिस कौन है और जस्टिस कौन है। कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ हैं जो शायद नहीं है। लेकिन आज के तारीख में जो देश के अंदर संस्थाएं चल रही हैं और जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है, वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल सेटअप है। भाई आज के तारीख में जितने भी समझौते होते हैं, जितने भी हरी झंडी ट्रेनों को दिखाई जाती हैं वंदे भारत को, रेलवे मिनिस्टर नहीं दिखाते हैं, वो मोदी जी दिखाते हैं। जितने भी पुलों का उद्घाटन होता है, सड़कों का उद्घाटन होता है, उसमें केवल मोदी जी दिखाई पड़ते हैं, कोई दूसरा मंत्री नहीं दिखाई पड़ता, आसपास नहीं फटकता, फ्रेम के अंदर केवल मोदी जी आते हैं। विदेश यात्रा में विदेश मंत्री नहीं जाते हैं, उनके साथ प्रेस नहीं जाता है, और वो न जाते समय बताते हैं क्यों जा रहे हैं, ना आते के बाद बताते हैं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये डिक्टेटोरियली रन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यप्रणाली है। अब सवाल उठता है कि जो मोदी जी आजकल कर रहे हैं, शुरू से ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो 11 साल से उनका यही तरीका है। और जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो भी जो गुजरात के लोग हैं वो बताते थे उनकी स्टाइल ही यही है, वो एक छत्र राज्य चलाते हैं और अमित शाह उनके सहयोगी हैं, और बाकी वो, अब आप रेलवे मिनिस्टर हैं, सोचने लगे हैं कि आप रेलवे मिनिस्टर हैं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। जस्ट थिंक कि आप एक कुर्सी में बैठे हुए हैं और करना वही है जो मोदी जी चाहते हैं। उपराष्ट्रपति को अगर ये गलतफहमी हो जाए कि वो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर हैं, और वो कोई निर्णय लेने शुरू कर दें तो उनका वही हश्र होगा जो हो गया है। तो आज के तारीख में जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो डिफरेंट टाइप की चल रही है, तो उनके लिए मोदी जी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए
ऑटोक्रेटिक रन ऑर्गेनाइजेशन में अस्तित्व को बचाने के लिए उनको अपनी इमेज की ज्यादा चिंता होती है, और इमेज की चिंता करते हुए कई बार ऐसा होता है या अक्सर ऐसा होता है कि वो जनता के हितों की और राष्ट्र हितों की अवहेलना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब आज का बिल्कुल तुरंत का मामला है, कुछ ही दिनों पहले का मामला है, जो मालदीव्स के अंदर चुनाव हुए, मालदीव्स के अंदर चुनाव में जो भारतीय समर्थक व्यक्ति थे वो राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए, और जो चीन समर्थक थे, जो भारत विरोधी व्यक्ति थे, वो मालदीव का इलेक्शन जीत गए। अच्छा, जीतने के बाद उनके मंत्रियों ने स्टेटमेंट दिया जो भारत वर्ष के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक था, क्योंकि वो चीन समर्थक सरकार थी। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही उनके साले साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें मोदी जी को उन्होंने आतंकवादी कहा था और हमारे देश के लिए बड़ी अभद्र बातें कही थी। और आप जानते ही हैं कि भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा समूह है, जो भक्तों का समूह जिनको कहा जाता है, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए थे, जुलूस निकालने शुरू कर दिए थे, बाइकॉट बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट मालदीव। क्योंकि मानी बात है कि ये था कि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अगेंस्ट लोग हैं, तो इनका विरोध करना है। भक्तों ने तो कर दिया, लेकिन अब मोदी जी का मुश्किल ये हो गई, अब वो हर बड़े बड़े देश जहां वो पहले कहते थे उनका डंका बोल रहा है, वहां पे अब उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा जो नहीं मिलना चाहिए था, और जो मिलता था या नहीं भी मिलता था, लेकिन एक महिमा मंडल तो था, एक इमेज तो थी कि मोदी जी का डंका बोल रहा है। अब ये बात दूसरी है कि जब अमेरिका जाते थे, रूस जाते थे, चाइना जाते थे, तो हिंदुस्तानी उन्हें रिसीव करने जाते थे, कोई विदेशी वहां दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन चलिए, वो गोदी मीडिया का प्रताप था, कैमरामैन का प्रताप था, फोटोग्राफर का प्रताप था, ये एक माहौल बन गया था कि मोदी जी की हवा पूरे विश्व में है। लेकिन जैसे अब ट्रंप ने अपना फायदा उठाना शुरू किया, 25 बार कह दिया युद्धविराम उन्होंने कराया, मोदी जी ने नहीं कराया, भारतवर्ष और पाकिस्तान को उन्होंने समझाया, डराया, धमकाया, इसलिए युद्धविराम हो गया, तो वो अपना नाटक करने लगे। जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया, अजरबैजान खड़ा हो गया, ईरान खड़ा हो गया, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो अब ये जो इमेज थी मोदी जी की वो खराब होने लगी। अच्छा, डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि अपनी इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिस दिन इमेज गिर जाती है और आपकी छवि गिर जाती है, आप ही के लोग आपके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए उनको अपनी इमेज को बचाना था। तो जिस मालदीव के अंदर वहां के मंत्रियों ने भारतवर्ष के लिए अभद्र टिप्पणी की थी और राष्ट्रपति के साले साहब ने भारत और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, वहां भी मोदी जी चले गए यूके से, दिल्ली नहीं आए। वरना अगर दिल्ली आ जाते और दिल्ली से मालदीव जाते तो 2 घंटे का रास्ता था हवाई जहाज से, लेकिन वो सीधे यूके से वहां चले गए। भारत आना उन्होंने पसंद नहीं किया, और वहां जाके उन्होंने कहा, भाषण में कहा कि मालदीव हमारा बहुत पुराना मित्र है और नियरेस्ट है और बहुत अच्छा मित्र है। उसको मित्र आप कह रहे हैं जो कि आपको गालियां देता है, जो आपके लिए अपमानजनक टिप्पणी करता है। अच्छा, उसके बाद मोदी जी ने उनको 5,000 करोड़ का डोनेशन भी, वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया कि साहब 5,000 करोड़ का हम आपको क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, जब आपको मनाए हमसे पैसा उठा लीजिए। अरे, जब भारतवर्ष के अंदर हमारी देश की जनता जो है पैसों के लिए परेशान है, मोहताज है, और हमारे देश के अंदर पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है, हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन बढ़ता चला जा रहा है, मणिपुर में 3 साल से आग लगी हुई है, वो मदद की गुहार कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रलयकारी स्थिति हो गई थी, पहाड़ टूट गए थे, सड़क निर्माण की आवश्यकता थी। तो ये 5,000 करोड़ अगर हिमाचल को दे दिए गए होते, केरला के अंदर आपने देखा ही था किस प्रकार गांव के गांव बह गए थे। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, वहां तो आप 500-700 करोड़ रुपए देते हैं, और आपने मालदीव में जाके 7,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, और उस देश को दे दिया जो आपका विरोधी देश है और चीन की गोदी में बैठा हुआ है। अब उसका कारण यही है कि मोदी जी के साथ असल में मुश्किल ये हो गई है कि उनको राष्ट्र से पहले अपनी इमेज को बचाना है, क्योंकि इमेज ही बचा के उनको बचा सकती है। और देश के अंदर जो भक्त समूह है उनको ये एक नैरेटिव दिया जा सकता है कि बाकी लोगों को आर्गू करो कि नहीं, हमारे देश का डंका बोल रहा है, और जिस देश में हम जाते हैं बड़ा सम्मान मिलता है। ये बात दूसरी है कि हथकड़ी लगा के अमेरिका हमारे देश के हजारों लोगों को वापस भेज देता है, और हर जगह भारत के खिलाफ और हमारे जो समाज जिसके खिलाफ कभी इतना आक्रोश नहीं था, हो गया इसलिए कि जो भारतवर्ष के अंदर हो रहा है उसका वो प्रतिरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, और अपने देश के अंदर उसकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अब ये छोटे छोटे देश, कभी युगांडा हो गया, कभी मॉरिशस हो गया, कभी साइप्रस हो गया, कभी मालदीव हो गया, वहां मोदी जी जाके अपने भक्तों को ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं भैया, मेरा डंका चलो बड़े बड़े देशों में नहीं बज रहा है, कनाडा से मेरा पंगा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मेरा पंगा चल रहा है, अरब कंट्रीज से मेरा पंगा चल रहा है। ईरान और इजराइल के मामले में मैं तटस्थ हो गया था, तो ईरान भी हमसे नाराज है, और इसके केन्या भी हमसे नाराज है।
हर जगह मामला हमारा उलझा हुआ है। चीन तो हमारे खिलाफ है ही और पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद कर रहा है, लेकिन अब अपनी इमेज को बचाने के लिए और अपनी सत्ता को बचाने के लिए मालदीव को 5,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट जो मोदी जी ने दिया है, अब शायद आपको समझने में आसानी होगी, उसमें राष्ट्र हित कम है और मोदी जी के अपने इमेज को बचाने का प्रयास बहुत ज्यादा है, जिसके लिए वो कुछ भी करेंगे। किसी भी देश में जाते हैं, छोटे से छोटे देश में जाते हैं जिसकी जनसंख्या हमारे दिल्ली से भी कम है या मुंबई से भी कम है, वहां भी जाके 2-4 हजार करोड़ ऐसे दे आते हैं जैसे उनका घर का पैसा है। वास्तविकता ये हमारे टैक्स का पैसा है, देश का पैसा है, लेकिन अपनी इमेज को सुधारने के लिए इतने बड़े दानवीर कर्ण है कि वो हजारों करोड़ों रुपए दूसरे देशों में जाते हैं, चाहे उनके देश के लोग भूखे मर जाएं और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की जरूरत पड़े, लेकिन ये जो दानवीर कर्ण है, ये हमारा पैसा बांटते हैं इसलिए कि उनकी छवि बची रहे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।